पश्चिम बंगाल में फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, लेकिन असल खेला तो आम आदमी पार्टी में हो गया। बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी बंगाल से लेकर पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सब में इलेक्शन मोड में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी में ऑपरेशन लोटस से पंजाब में अरविंद केजरीवाल को कितना बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम वोटों की लड़ाई अभी क्यों शुरू हो गई, कहां शुरू हो गई, 2026 में ही 2027 की तैयारी कैसी है, वो तमाम तस्वीरें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगी। आंकड़े भी होंगे आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से बड़ी खबर आ रही है। नॉर्थ 24 परगना जिले के नोआपाड़ा पुलिस स्टेशन के इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ है। इलाके के लोगों ने पुलिस स्टेशन एरिया में खाली पड़े घर के अंदर जोरदार आवाज सुनी। उन्हें शक है कि ये बम धमाका हो सकता है। अभी पुख्ता तौर पर ये जांच नहीं हो पाई है, ये पता नहीं चल पाया है कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ, किस इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, किस तरीके का एक्सप्लोजिव था, लेकिन बम स्क्वाड टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया है। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है। उनके आने पर ही यह साफ हो पाएगा ये धमाका कैसे हुआ। तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। खाली घर के अंदर ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी, कुछ धुआं उठता भी आप देख पा रहे हैं। वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनके अंदर भी कुछ उनकी जो बातचीत से मैं एक अंदाजा लगा पा रही हूं कि कुछ बदहवासी सी वहां पर दिखाई दे रही है। ये ब्लास्ट किस तरीके का था, ये एक्सप्लोजिव किस तरीके का था, ये धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके घर में हुआ, और बीच इलेक्शन कैंपेन की ये तस्वीरें सामने आ रही है। आप जानते हैं कि पहले चरण का चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। किसी तरीके की बमबाजी की खबर नहीं, किसी तरीके की मारपीट, हत्या, आगजनी की कोई खबर नहीं आई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि शांतिपूर्ण तरीके से पहले चरण का चुनाव हो गया। लेकिन अब ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त धमाका हुआ है, एक खाली घर के अंदर ये धमाका हुआ। नोआपाड़ा पुलिस स्टेशन इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है। खाली घर के अंदर ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। नॉर्थ 24 परगना में ये धमाका हुआ। इस धमाके के पीछे साजिश है कोई, किस तरीके का एक्सप्लोजिव था, किसकी वजह से ये धमाका हुआ, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। इससे जुड़ी हुई जैसी और खबर और अपडेट हमें मिलती है हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात पश्चिम बंगाल के इस आखिरी रण की है और ये दूसरे फेज की फाइनल लड़ाई की है। पहले फेज में 93% वोटिंग के बाद हिंदू वोटर्स का जोश आई है। अब से 88 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। सवाल ये कि क्या दूसरे फेज का टर्नआउट भी 90% को पार करेगा। क्या बंगाल में इस बार कमल खिलेगा। बीजेपी पहले फेज में 110 के करीब सीट जीतने की एक्सपेक्टेशन और इनका दावा है। दूसरे राउंड के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। योगी आदित्यनाथ से लेकर राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से लेकर नितिन नवीन, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब मिलकर इलेक्शन कैंपेन में आ गए हैं। नदिया की सड़कों पर हिंदू वोट को एकजुट करने की कोशिश है। बीजेपी का टारगेट 10 में से 7 हिंदुओं को वोट के लिए प्रेरित करना है, उनका वोट हासिल करना है। बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों की तरह इस बार हिंदू भी घर से निकल रहा है। बंगाल का हिंदू एकजुट हो रहा है, एक मुश्त होकर वोट कर रहा है। अब सवाल मन में आपके भी ये आएगा कि हिंदुओं का वोट किसे जा रहा है।
आज तक किसे जाता आया है। सेकेंड फेज में बंगाल के जिन 7 जिलों की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां तृणमूल कांग्रेस का होल्ड है। 142 सीटों में साउथ बंगाल की 107, ग्रेटर कोलकाता की 35 सीट है। साउथ बंगाल की 107 सीटों में से टीएमसी ने पिछली बार 89 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को केवल 18 सीट मिली। वहीं ग्रेटर कोलकाता की 35 सीट में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। टीएमसी को 34 सीट पर जीत मिली। तो ये आंकड़ा वो है जो ये बताता है कि अगर बीजेपी को ये चुनाव जीतना है तो 10 में से 7 हिंदुओं का वोट हासिल करना है। और हिंदुओं का वोट हासिल कैसे होगा? जब ध्रुवीकरण होगा। और ध्रुवीकरण के लिए कौन सा चेहरा आगे किया गया? वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। एक बयान में उनका आपके सामने रखती हूं। इस बयान में उन्होंने सीधा सीधा टारगेट मुसलमानों को करते हुए हिंदुओं को आकर्षित करने की कोशिश की। खुले में हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि जिसे काबा की बात करनी है वो काबा चला जाए, लेकिन यहां भारत में राम मंदिर की बात होगी, हिंदुओं की बात होगी। आप सुने हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान और हिंदुओं को पोलराइज करने की उनकी ये रणनीति। फिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम करेंगे चर्चा। जो लोग काबा मदीना का बात करते हैं ना, ये लोगों को परमानेंटली काबा और मदीना चला जाना चाहिए। भारत में आप अयोध्या का बात बोलो, अगर आपको हिस्सा है तो आप अजमेर शरीफ का बात बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहाँ काबा मदीना आप बोल रहे हो? मैं भी सुनता हूँ, ये लोगों का दिमाग में ही गड़बड़ी है। ये तो कह रहे हैं आप लोग मांस भात खाते नहीं हैं, आप सब बाहर वाले हैं, यहाँ पर आ गए मेरे से खाते हैं ना कुछ खाते हैं, सब बाहर वाले हैं। मेरे से खतरा है ये। मेरे से बैठ के एक बार खाए ना, वो ज्यादा खाए कि हम ज्यादा खाएगा देख लेता हूँ। मैं तो उनसे 1 केजी ज्यादा खाऊंगा। 1 केजी ज्यादा खाएंगे? 1 केजी। तो 4 तारीख को आप खा रहे हैं आगे यहाँ पर? मासेर झोल मांसर तरकारी। अब देखिए ये सवाल भी किससे किया जा रहा है? वो हेमंत बिस्वा शर्मा से किया जा रहा है। और असम की संस्कृति और बंगाल की संस्कृति में मछली कॉमन है, तो इसलिए ये सवाल ही बेमानी है कि कौन कितना खा सकता है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसका लेकिन ये खैर ये हिंदू वोटर्स को पोलराइज करने की जो रणनीति है। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रशीद किदवई जी हैं, अमिताभ तिवारी जी हैं, अनंत विजय जी हैं, समीर चौगांवकर जी है। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी, पहले तो हम बात क्योंकि एक सेफोलॉजिस्ट की जुबानी हम समझ ले, आंकड़ा क्या कहता है। ये हिंदू वोटों को पोलराइज करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किलो भर मास्ठेर झोल मैं अकेला खा के बता दूंगा, ये जो हेमंता कह रहे हैं ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है। जिसे काबा जाना है वो काबा जाए, यहां तो राम मंदिर की बात होगी। क्या हिंदू वोट इस पे इकट्ठा होता है? देखिए, 2 बातें हैं। एक है जो मछली खाने की बात है, वो लार्जली बंगाली आइडेंटिटी से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं टीएमसी ने पहले भी 2021 के चुनाव के दौरान भी बीजेपी को बहरी घोटो यानी आउटसाइडर पार्टी का एक नैरेटिव चला था, और इस बार भी कि कौन कितना मछली खा सकता है या बीजेपी आएगी तो मछली बैन हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो नैरेटिव है वो इसी को साबित करने के लिए है कि बीजेपी कहीं ना कहीं या बीजेपी के लीडर्स ये कहीं ना कहीं जो है कि बीजेपी एक आउटसाइडर पार्टी है। तो वो नैरेटिव तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर किसी पार्टी को पिछले 3 चुनावों से लगातार यानी लोकसभा चुनाव भी जोड़ लें तो 38 से 40% वोट शेयर मिल रहा है, तो आउटसाइडर्स का तो नहीं मिल रहा। इतनी आबादी तो आउटसाइडर्स की है नहीं बंगाल में। दूसरी बात आती है कि अब जो ये चरण है 142 सीटों का, ये एक डिफिकल्ट चरण जरूर है, क्योंकि पिछली बार इसमें बीजेपी को 18 सीटें आई थी। हालांकि लोकसभा लीड्स अगर देखेंगे तो इसमें 29 सीटें बीजेपी को आई थी लोकसभा 2024 के अनुसार। इस पूरे क्षेत्र में जो 142 सीटें हैं, लगभग अब 2011 के सेंसस के अनुसार 25 सीटें, 25% मुस्लिम आबादी है। ऑलमोस्ट 49 सीट्स है जहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन 25-30% से अधिक है। अब यहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर डिलीशंस भी हुए हैं, वो भी एक बात देखने वाली है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद है 2026 के जो फेस 1 में जिस तरह से टर्नआउट बढ़ा है, उस तरह का टर्नआउट पैटर्न अगर रिपीट होता है तो ऐसा माना जाता है कि माइनॉरिटीज का टर्नआउट हमेशा ज्यादा रहा है अक्रॉस इंडिया,
हिंदू समाज के कंपैरिजन में, लेकिन अगर वो ऑलरेडी 85-90% है तो वो पीक आउट कर चुका है। और कहीं ना कहीं हिंदू समाज का जो टर्नआउट है बंगाल में वो 75-80 के आसपास है पिछले चुनाव के हिसाब से। और अगर टर्नआउट बढ़ता है तो हिंदू समाज का टर्नआउट बढ़ेगा, और जिससे जो है वो बीजेपी को इस क्षेत्र में भी फायदा मिलेगा। तो आई थिंक इसी स्ट्रैटेजी पे जो है वो बीजेपी यहाँ पर चल रही है। अनंत जी, जो चर्चाएं चल रही हैं जिसमें खान पान का तरीका, लोक संस्कृति का तरीका, पहनावे की बात, रीजनैलिटी, बाहरी वाला मुद्दा तो अभी अमिताभ जी बता ही रहे थे कि कोई अब बाहरी वाला मुद्दा इस मर्तबा नहीं चल रहा है, वो खत्म हो गया। पिछले चुनाव में जो था वो बात वहीं खत्म हो गई। एक नए तरीके से परिवर्तन की लहर के साथ इस वक्त बीजेपी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। सवाल यह है कि क्या ये काम कर रहा है? क्या बीजेपी 2/3 बहुमत लेकर आ रही है? मीनाक्षी जी, देखिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर 4 तारीख को जब हम लोग आपके साथ बैठेंगे तब स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा, क्योंकि अभी 2/3 बहुमत या बहुमत बीजेपी को मिलने की भविष्यवाणी करना थोड़ा मतलब खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अब जो 125 या 142 सीटें दिखाई दे रही हैं, जिनमें अगर आप देखें तो ग्रेटर कोलकाता की जो सीटें दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी शून्य है। आप लगातार उस तथ्य को दर्शकों के सामने रख रही हैं कि उन 35 सीटों में 34 टीएमसी के पास है और एक किसी अन्य दल के पास है, और भारतीय जनता पार्टी को साउथ बंगाल में बहुत अच्छा करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो बहुत समय से साउथ बंगाल के इलाके के प्रभारी हैं और वहां काम भी कर रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार वो 20 से 21 सीटें जीतेंगे। सीट वाइज एनालिसिस करके उन्होंने बताया था, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे इस बात को लेकर कि इस बार कोलकाता, जिसको साउथ बंगाल कह सकते हैं, साउथ बंगाल इलाके में बीजेपी कम से कम आधी सीटों पर जीतेगी। तो अगर ऐसा होता है तो पहले चरण के मतदान के बाद जिस प्रकार के कयास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगा रहे हैं, उन कयासों को द्वितीय चरण के बाद क्या कहते हैं कि मजबूती मिलेगी। बहुत दिलचस्प बयान आपने अभी हिमंता का चलाया। बिहार और बंगाल सब जगह, असम में भी, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, ये जो इलाके हैं, यहाँ मासेर झोल और तरकारी कहते हैं। वो जो फिश का मतलब जो पोर्शन होता है, जो क्या कहते हैं फ्लैश होता है, उसको तरकारी कह के तो हिमंता बड़ा अच्छे से बोल रहे हैं कि 1 किलो कुल मिला के वो खा जाएंगे। लेकिन देखिए, ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ये सब सिर्फ चुनावी बयानबाजी है। जनता इस बार विकास और सुरक्षा के मुद्दे पे वोट डालेगी, ऐसा मेरा मानना है। ममता बनर्जी को 3 बार के एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपनी पूरी ताकत झोंकी है, मैं इसको फिर से अंडरलाइन करता हूं कि पूरी ताकत झोंकी है, उससे अगर चुनाव परिणाम में उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। क्योंकि ममता दीदी अपने चुनावी राजनीतिक जो उनका की चुनावी राजनीतिक इनिंग है, उसकी सबसे डिफिकल्ट पारी खेल रही है। पिच भी उनके अनुकूल नहीं है, बॉलर भी उनके अनुकूल नहीं है, और फील्डिंग ऐसी सजाई गई है कि उनके लिए लंबे शॉट्स खेलना मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का स्कोर इस बार भारतीय जनता पार्टी के आसपास रहना चाहिए। बहुत अधिक डिफरेंस दोनों दलों में होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा, अगर मैं अपना अनुमान एक वाइल्ड गेस के तौर पर लगाऊं तो। अब राशिद जी, मैं अगर उन आंकड़ों को ही दर्शकों के सामने रख दूं कि बीजेपी की ये लड़ाई तो पहले से ही 34 माइनस से शुरू हो रही है दूसरे फेज में, क्योंकि 34 सीटें ऐसी है जहां पर ममता बनर्जी के पिछली मर्तबा के जीत का मार्जिन ही 60,000 का था। अब वहां पर तो बीजेपी पहले से जानती है कि इन 34 सीटों में 60,000 के मार्जिन को पाट पाना तो आसान नहीं होने जा रहा। अब उसके आगे की लड़ाई उन्हें लड़नी है। तो अब ये बताएं कि चुनौती बीजेपी के लिए किस किस फ्रंट पर है और ममता बनर्जी के लिए किन फ्रंट पर है? देखिए मीनाक्षी, ये चुनाव हर चुनाव बहुत मुश्किल माफ होता है। कीजिएगा आनंद जी, राशिद किदवई जी से मेरा सवाल था, मैं आ रही हूं आपके पास वापस। जी सॉरी। देखिए मीनाक्षी, हर चुनाव जो है हर राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन जिस तरीके से हम उसका ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण की बात करते हैं, वो 2 बुनियादी बातें बताना बहुत जरूरी होती है। एक तो यह है कि देश के जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें हर व्यक्ति को वोट देने का हक
है और उसका इक्वल मतलब उसका महत्व है। तो ये हिंदू मुसलमान जो है ये ज्यादा करने के लिए राजनीतिक दल जैसे हमारे मित्र आनंद विजय जी कह रहे थे वो कहेंगे और करेंगे, लेकिन इसको बहुत ज्यादा अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि वोटर समझदार है, वो अपनी भूमिका समझता है। दूसरी बात ये होती है कि सीक्रेट बैलेट होता है और उसमें हमें किसी को पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति, कौन समुदाय, कौन सा जाति लिंग के आधार के ऊपर कौन किस राजनीतिक दल के लिए वोट डाल रहा है। ये सिर्फ हमें कयास लगाते हैं हमारे मित्र जैसे अमिताभ तिवारी जैसे लोग अंदाजा लगाते हैं। कयास लगा रही हूँ कि क्या मुस्लिम बीजेपी के लिए वोट करता है? अगर मैं संभव भी वो वाइल्ड गैस कर लूं। नहीं देखिए अनंत विजय हाँ ऐसी संभव है। मैं आपको नागपुर की बताता हूँ, नागपुर में कम से कम ऐसे 150 जो कॉर्पोरेटर्स हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं और भाजपा के हैं। पूरे भारतीय जनसंघ का भी इतिहास है। आज राजनीतिक स्थिति दूसरी है और वहां के ऊपर मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि एक राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण होगा, लेकिन राजनीतिक दल इस तरीके से खुलेआम नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता होती है। मीनाक्षी सिर्फ एक बात करके मैं बात खत्म करूंगा। बाला साहब ठाकरे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल वोट देने से वंचित रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म और आस्था को राजनीति से जोड़ा था और उसके वो कसूरवार पाए गए थे। और ये अभी 90s की बात है, कोई बहुत पुरानी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो इन सब चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। भाजपा पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। पहले अगर 82% 83% लोग देते थे तो भय नहीं था। 82-83% अगर पोलिंग हो रही थी 2011 में, 2016 में, 2021 में, और अब 92 हो रही है, तो अब 6 लोगों ने ज्यादा वोट डाला है। ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे पहले तो 100 में से 10 लोगों को वोट डालने का को मौका नहीं मिलता था और अब सबको मिल रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडे से हम थोड़ा सा अपने आप को तटस्थ रखना चाहिए हमें। ये इस पे आप अनंत जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? नहीं, इसमें क्या कहा जा सकता है, रशीद भाई का अपना आकलन होगा, लेकिन आम तौर पर जो धारणा है रशीद भाई कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चाहे जो भी करने वो वोट नहीं डालते हैं, और ये पूरे देश भर में देखा गया। और अपवाद कभी नियम नहीं होते हैं। ठीक है, आपने नागपुर का उदाहरण दिया, लेकिन कई बार कई इलाके में बहुत सारा कुछ निर्भर करता है व्यक्ति पर कि कैंडिडेट कौन है और उन कैंडिडेट्स के कैसे संबंध है। अब नागपुर में गडकरी जी को संभव है कि कुछ मुस्लिम वोट मिलते होंगे, लेकिन उसके आधार पर इस आकलन पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि मुसलमान एज ए होल भारतीय जनता पार्टी को 1 या 1.5% भी पूरे देश में वोट डालते होंगे, क्योंकि उनकी राजनीति अलग है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अलग है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस प्रकार की है कि कई नेताओं को हमने सुना है कि उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। ये कहते हैं, बहुत डायरेक्टली कहते हैं, और ये भी उनको कहते हुए सुना है कि हम विनेबिलिटी पर लोगों को देते हैं, हम प्रतीकात्मक तौर पर अपने उम्मीदवार नहीं चुनते हैं। तो दोनों तरफ से मामला ऐसा है कि मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को, और खास तौर पर इतने पोलराइज्ड स्टेट में, बंगाल में, जहां की जिस प्रकार से दोनों तरफ से इसको पोलराइजेशन को हवा दी गई है, उसमें मुझे बहुत कम उम्मीद है कि कोई भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगा। हाँ, अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े कुछ मुसलमान वहां काम कर रहे होंगे जमीन पर तो संभव है, लेकिन मुझे तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से जुड़े मुसलमानों पर भी संदेह है कि बंगाल मैं तो उस आधार पर बात कर सकती हूँ जो हमारे संवाददाता हमें बता रहे हैं या जो लाइव रिपोर्ट्स में खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, और मैंने अभी तक एक भी ऐसा मुस्लिम मतदाता नहीं देखा, महिला या पुरुष, जिसने ये कहा हो कि मैं बीजेपी को पसंद कर रहा हूं या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, या कुछ भी एक ऐसा इशारा जो ये समझ में आए कि पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बीजेपी को वोट करने जा रहा है। तो इतना तो तय है कि वो 34 सीटें तो बीजेपी वहां पर मुश्किल ही है, जहां पर 80 से 90% मुसलमान है, वहां पर बीजेपी जीत पाए। जी सर, एक सेकंड बोल लूं, एक वाक्य ऐड करना चाहता हूं बस जी। बहुत संभव है मीनाक्षी जी, बहुत संभव है कि रशीद भाई जैसे तरक्की पसंद मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हो। ठीक है, मैं अभी फिर थोड़े भवानीपुर की लड़ाई में लेकर आती हूँ। मीनाक्षी, मेरा पूरा जोर ये नहीं मैं कह रहा कि कौन सा वर्ग किसको वोट देता है। मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि ये सीक्रेट बैलेट हमारे देश में है, इसको किसी को पता नहीं होता, ये सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है। नहीं तो हम भी सर अनुमान ही लगा रहे हैं। अब एक अनुमान में भवानीपुर का लगाना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ समीर जी। भवानीपुर में ही जो मैं बंगाली हिंदू, गैर बंगाली हिंदू और मुस्लिम फैक्टर देख रही हूँ, तो बंगाली हिंदू जहां पर 42% है, गैर बंगाली हिंदू जहां पर 34% है, जिसमें 26% से ज्यादा आप कायस्थ मान ले, पूर्व भारतीय जिसमें आप बिहार से आने वाला इसका आंकड़ा 14% का मान ले, और मारवाड़ी हिंदू जिनका आंकड़ा 10.4% है,
और इसमें फिर अपर कास्ट हिंदू को भी आप काउंट कर ले समीर जी, जिनका आंकड़ा 7% से ज्यादा है। क्या भवानीपुर का चुनाव ममता बनर्जी के लिए फंस सकता है? क्या ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि ये चुनाव शुभेंदु अधिकारी निकाले, नंदीग्राम पार्ट 2 हो जाए? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए बहुत आसान चुनाव होने नहीं जा रहा है। देखिए, अगर जिस तरीके से पिछले चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम पर गई और वहां चुनाव हारी थी, और इस बार ममता बनर्जी ने नंदीग्राम नहीं चुना और भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है, और जिस तरीके से वहां पर शुभेंदु ने नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ा और भवानीपुर भी चुनौती देने ममता के लिए आए, जिस तरीके से ममता बनर्जी का पूरे भवानीपुर में प्रचार के दिन समय नजर आया, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी वहां पर जब अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि भाई किसी भी स्थिति में ममता दीदी को अच्छे वोट से जिताना है। तो उनका ये डर बता रहा था, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वहां पर अमित शाह जी ने संगठन देखा है, हिंदुत्व की वहां लगातार बात हो रही है, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदू वोटर हमें मिलेगा। अब उसको, उन वोटर्स को आप बंगाली हिंदू या नॉर्थ इंडिया के हिंदुओं में बांटना ठीक नहीं मुझे लगता है। शुभेंदु अधिकारी खुद बंगला से आते हैं, वो बंगाली हिंदू है। इसके अलावा उत्तर भारत के जो वहां पर लोग हैं, गुजराती कम्युनिटी के लोग हैं, कायस्थ लोग हैं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बिहार के कायस्थ नेताओं को भेजा है, गुजरात के कई लोगों को वहां पर गुजराती लोगों को भेजा है, तो जो जिस जाति का जहां पर वोटर से भवानीपुर में, वहां जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई कैबिनेट मंत्री को, एमएलए को, एमएलए को, कई पार्षद लोगों को, संगठन के लोगों को लगाया है, जिस तरीके से भवानीपुर में ममता बनर्जी की घेराबंदी की है, जो अमित शाह जी ने कहा था कि भवानीपुर में प्रचार करते समय कि एक भवानीपुर सीट आप जितवा दीजिए, ममता बनर्जी पूरी सीटें हार जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि वो भवानीपुर का एक जो अमित शाह जी का संदेश था, हालांकि एक आंकड़ा ये भी है कि सर जो जादवपुर जीतता है फिर वहां से परिवर्तन की लहर ऐसी आती है, वहां पश्चिम बंगाल का रंग रूप बदल जाता है। जब कांग्रेस से लेफ्ट ने छीना तब भी जादवपुर छीना पहले और पूरा बंगाल छीन लिया, और उसके बाद फिर टीएमसी ने भी वही जादवपुर छीना और उसके बाद तब से वो सत्ता में बनी हुई है। मेरा सवाल अमिताभ जी आपसे यही है कि क्या भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए इसलिए मुश्किल होने जा रहा है क्योंकि कुछ एफआईआर के तहत जो डिलीशन हुए वो ममता बनर्जी की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, या ये जो नॉन बंगाली हिंदू वोटर हैं वो सिरदर्द हो सकते हैं ममता बनर्जी के लिए? ये भवानीपुर की लड़ाई कितनी कॉम्प्लेक्स है? जी, भवानीपुर की लड़ाई इस बार कॉम्प्लेक्स जरूर है, क्योंकि पिछली बार 47,000 का मार्जिन था ममता बनर्जी का 2021 के चुनाव में, और लगभग 46,000 वोटर्स के नाम यहाँ पे डिलीट हुए हैं। लोकसभा 2024 के हिसाब से लगभग 8,000 की लीड है, जिसके बनिस्बत 46,000 वोटर्स के नाम डिलीट हुए हैं। तो ये कॉन्टेस्ट जरूर उनके लिए टफ हो सकता है इस बार, क्योंकि पार्टी खुद ही ये आक्षेप और आरोप लगा रही है कि उनके कोर वोटर सपोर्टर्स के नाम जो है वो काट दिए गए हैं। और जो आप बता भी रही हैं कि लगभग 34% जो हो सकता है, जिसको आप प्रवासी या नॉन बंगाली हिंदू आप जो कह रहे हैं, हो सकता है कि पहले क्योंकि टीएमसी के ही जीतने के चांसेस थे, जो आउटसाइडर्स या नॉन प्रवासी या नॉन बंगाली हिंदू हैं, हो सकता है कि वो टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हो। बट अगर इस बार ऐसा माहौल बन जाता है कि भाजपा जीत रही है, तो हो सकता है कि इनका जो झुकाव हो वो भाजपा की तरफ देखने को मिले। देखिए, पूरे फेज 2 में, अभी मैं वही देख रहा था अपने शीट पे, 50 सीटों पर 142 में से एसआईआर डिलीशंस तृणमूल कांग्रेस के एवरेज विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। तो जो हम कलकत्ता और हावड़ा की बात कर रहे थे अभी अनंत भाई साहब की, 11-0 था और 16-0 था, 27-0 था इन दो जिलों में। कलकत्ता में एवरेज विक्ट्री मार्जिन टीएमसी की 44,000 या 45,000 थी, डिलीशन 60,000 पर सीट। हावड़ा में एवरेज विक्ट्री मार्जिन मुझे लगता है 23,000 24,000 था, और डिलीशंस 17,000 18,000 हुए हैं। तो डिलीशंस का भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि जिसको छप्पा वोटर या बोगस वोटर, डुप्लीकेट वोटर, हालांकि ये मतलब बंगाल में आज से नहीं, मतलब ये लेफ्ट के रूल में भी और फिर टीएमसी के रूल में चला आ रहा है। तो अगर छप्पा वोटरों की की सफाई हो गई है या वोटर रोल्स का प्यूरिफिकेशन हो गया है, कंबाइंड विथ जो भद्रलोक जो कोर सपोर्ट बेस है, उसमें जो क्रैक्स दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ करप्शन, वुमेन सेफ्टी, लैक ऑफ डेवलपमेंट एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें मिल करके जो है वो जो ममता बनर्जी की जो
मुश्किलें हैं उसको बढ़ा रही हैं। अच्छा, बंगाल विजय को लेकर तो फिर बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में है कि बंगाल तो अगर 110 सीटों से ज्यादा अमित शाह ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो लेकर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में पहले ही चरण में, तो दूसरे चरण का चुनाव क्या कहता है वो हमें बस कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन बंगाल विजय के अलावा वो इस वक्त उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर भी अपनी तैयारी फुल मोड में चला रहे हैं।